वो इमरान खान ही क्या जो यू टर्न ना ले। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर अपने पहले रद्द-ए-अमल में इमरान खान ने उसे फ़ौज का अंदरूनी मामला करार दिया था और ये तासुर देने की कोशिश की थी कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से उन्हें कोई खौफ, कोई मसला है ही नहीं। मगर जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ना और जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद ऊपर तले मजीद गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो अब अडयाला जेल में बैठे इमरान खान के हाथ पांव फूलने लग गए हैं। आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि जनरल फैज़ और उनका मामला फ़ौज का इंटरनल मसला बिल्कुल नहीं है। वो आर्मी चीफ से मुतालबा करते हैं कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में करें, क्योंकि वो एक सिविल साबिक वज़ीर आज़म है, तो उन्हें मिलिट्री कोर्ट ले जाने से पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा। जी हाँ, पाकिस्तान के इमेज की बात वो इमरान खान कर रहे हैं जो इस मिशन पर हैं कि जब तक उन्हें जेल से निकालकर वजीर आजम की कुर्सी पर नहीं बिठाया जाता ना, तब तक वो हर इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बुराइयां ही करते रहेंगे। इमरान खान ने अडयाला जेल से एक और गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू दिया है और एक बार फिर गलत बयानी और शिकायतों के अंबार लगा दिए। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान का कहना था कि वो 1 बरस से सिर्फ 7 फुट चौड़ी और 8 फुट लंबी मौत की काल कोठरी में कैद हैं। हुकूमतों ने वहां रखा हुआ है जहां पे बेलमूम दहशतगर्दों को रखा जाता है और इन लोगों को रखा जाता है जिन्हें सजाए मौत सुनाई जाती है। इमरान खान जिस सेल में कैद है ना, उसकी तस्वीर अदालत में पेश की जा चुकी हैं। पूरी कौम ने वो कमरा देख लिया है जिसमें बेड है, स्टडी टेबल, रूम कूलर, टीवी, किताबें, एक्सरसाइज मशीन, घी और दीगर खाने पीने की अशिया रखी हुई साफ नजर आ रही हैं। इसके अलावा वो इस सेल से जुड़े दीगर सेल की दीवार गिराकर जगह को मजीद खुला कर दिया गया है ताकि इमरान खान खाने के बाद वॉक भी कर सके। अब ये बात कॉमन सेंस की है कि कोई भी शख्स 7x8 साइज की काल कोठरी में ये सब चीजें कैसे रख सकता है और फिर इन सब चीजों को रखने के बाद वहां पर वॉक भी कैसे कर सकता है। अपने इंटरव्यू में इमरान खान ने बरतानवी वजीर आजम से मदद भी मांगी है कि खुदारा पाकिस्तान में जमहूरियत को लाहक खतरात के हवाले से उनकी मदद करें। अब भला इमरान खान को कौन बताए कि वो जिस बरतानिया से जमहूरियत की भीख मांग रहे हैं ना, वहां अभी चंद दिन पहले एक फेक न्यूज़ की बुनियाद पर पूरे बरतानिया में दंगे फसादात हुए, अमलाक को जलाया गया, सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले हुए। बरतानवी फसादियों ने बिल्कुल वही किया जो 9 मई 2023 को तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में किया था। लेकिन बरतानिया में क्या हुआ? वहां सिक्योरिटी इदारे हरकत में आए, वीडियोस की मदद से एक एक फसादी को चुन चुन कर गिरफ्तार किया गया। वहां का अदालती निज़ाम इंसाफ भी हरकत में आया। ऐलान किया गया कि इन फसादियों को जल्द से जल्द सजा देने के लिए अदालतें 24 घंटे काम करेंगी। और फिर ऐसा ही हुआ। फसादात में जो जो शामिल था उसे कानून के मुताबिक सजा सुनाने का अमल जारी है। एक एक फसादी का पीछा किया गया। जिस सहाफ़ी ने फेक न्यूज़ देकर अवाम को इश्तियाल दिलाया वो 7 समंदर पार लाहौर से गिरफ्तार किया जा चुका है। मगर पाकिस्तान में आज 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन इसके बावजूद आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। आपके हुक्म पर फेक न्यूज़ की फैक्ट्रीज जोरों शोर से काम कर रही हैं, उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं। और हाँ, छापे इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि आपके लोग 9 मई करके छुप गए हैं और आज तक मफरूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मफरूरों को गिरफ्तार करने के लिए छापे ही मारे जाते हैं। हार पहनाने का रिवाज तो उस बरतानिया में भी नहीं है जिससे आप मदद मांग रहे थे आज। वहां अदालतों ने दिनों में फैसले सुनाए और यहां अदालतें आपको रिलीफ पर रिलीफ दे रही हैं। तमाम तर वीडियो सबूतों के बावजूद हमारा अदालती निज़ाम आप पर आंच तक आने नहीं दे रहा। बरतानिया ने जलाओ घिराव को संजीदा लिया और आप इसे नेशनल सिक्योरिटी का मसला मानने तक तैयार नहीं है। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत 200 से ज़ायद फौजी मुकामात पर हमले किए गए और इमरान खान फरमाते हैं कि 9 मई नेशनल सिक्योरिटी का नहीं, लोकल इशू है। अमेरिका हो या बरतानिया, जहां जहां रियासती इदारों पर हमले हुए हैं ना, या आज़ादी इजहार राय की आड़ में जलाओ घिराव किया गया है, वहां आहनी हाथों से निपटा गया है और सजाएं सुनाई गई हैं। पाकिस्तान में GHQ पर हमले के लिए उकसाने वाले लोग इलेक्शन जीतकर कौमी असेंबली में पहुंच गए हैं। एक सूबे की हुकूमत मिल गई है और अब हुकूमत में बैठकर विफाक पर चढ़ाई की धमकियां दे रहे हैं और कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान को हर वक्त कोसने वालों, अमेरिका और बरतानिया से झोलियां उठा उठाकर मदद मांगने वालों, अपने अपने गिरेबानों में झांको। आपको और कितनी जमहूरियत चाहिए? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद मेहमान हमारे साथ होंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और आज सीधी बात जोन के अंदर ज़बरदस्त पैनलिस्ट मेरे साथ बने हुए अज़हर सिद्दीक साहब हैं। भाई हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं, बच्चा बच्चा इनको जानता है, घर घर में अज़हर सिद्दीक साहब जो हैं वो पॉपुलर हो चुके हैं। लेकिन वैसे मैं फिर भी ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए बता दूं कि उनका ताल्लुक पीटीआई से है। राजा कमरुल इस्लाम साहब जो हैं वो नून लीग की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट बेंचेस की। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी नादिर गबोल साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत वार्म वेलकम नादिर ज्वाइन करने के लिए आज का शो। अज़हर सिद्दीक साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। मतलब एक तो होश उड़ा देने वाली बातें इमरान खान साहब करते हैं। पहले आप लोग कहते थे जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के हवाले से, जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल के हवाले से कि भाई ये जो भी मामला है ना ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि भाई इसका ना एक जो ट्रायल है ना जनरल फैज़ हमीद वाले पूरे मामले का वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए। सर इतनी जल्दी जल्दी घंटों के अंदर अंदर, दिनों के अंदर अंदर आप यू टर्न कैसे ले लेते हैं? बहुत शुक्रिया बीनिश। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब या हम सब लोगों ने पहले दिन यही कहा कि ये फौज का इंटरनल मामला इंटरनल मामला ये है कि जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज आई वो टॉप सिटी के हवाले से बातें थी, टॉप सिटी के कॉन्टेक्स्ट में थी। और टॉप सिटी का जो वाकया है वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, यानी उन्हीं के दौर में ये लूट मार अगर कोई चल रही थी तो उन्हीं के दौर के अंदर थी, तो जवाबदेही तो उनसे होनी है। लेकिन उसके बाद जो 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 गड़े हुए तर्जुमान है, चाहे वो वजीर कानून ले ले या वो वजीर अपने इतलात और नशरियात आजम अता तारड़ ले लें, या वो कुछ आजकल हमारे यहाँ वो वकील भी आकर तर्जुमान बने होते हैं जो मिनिस्ट्री में आकर बैठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, पता नहीं वो किस हैसियत में कर रहे होते हैं। वो तो डीजीआईएसपीआर ने आकर कभी डिसोन भी नहीं किया उन लोगों को। तो उन्होंने जो बातें कही है ना, वो 9 मई से जोड़ना या ये इस तरह की बातें करना, तो वो तो फिर बात बड़ी वाज़ेह है कि 9 मई के हवाले से तो आपको पता है कि ये कई केसेस मिलिट्री कोर्ट में जा चुके हुए हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई हुई है जिसमें सेक्शन 2 मुख्तलिफ सेक्शन जो है अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। वो अलहदा बात है कि उसमें इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग पड़ी है, वो सस्पेंड पड़ा है, जब वो सेटिसाइड होगा तब की बातें हैं। एक जजमेंट अभी तक बहरहाल रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। जब ये बातें सारी हुई, ये सारी चीजों को सामने करके देखा, तो फिर हम लोगों ने भी अपनी जो है ना लीगल स्ट्रेटेजी देखी। और हमें अभी तक किसी ने शायद गौर नहीं किया। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का ना वॉल्यूम 3 का रूल 8 है जो ड्यूअल जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट मार्शल एंड सिविल कोर्ट एंड द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी टू डिसाइड द होम द केस टू बी ट्राइड। अब मामला ये है कि पहले बैठकर ये तो तय कर ले कि ये अगर मामला उनका सिर्फ वो वाला है अपना टॉप सिटी वाला, तो वो टॉप सिटी वाला मामला देखना होगा कि वो सिविल कोर्ट, यानी सिविल कोर्ट से मुराद है आम आदमियों की निस्बत, चाहे वो नैब देखती है, एंटी करप्शन देखता है या जो भी कोई महकमा देखता है वो देखेगा। अगर कोर्ट मार्शल की तरफ लेकर जाना है इस बात को, तो उसके लिए पहले एक डिटर्मिनेशन होनी है और हमें कोई एतराज नहीं है। इसीलिए फिर हम लोगों ने कहा है कि अब तीसरी जो बात वो 9 मई के साथ जोड़ रहे हैं, तो उसमें हम तकाजा पहले कर चुके हैं कि उसका एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। तो इसमें डरने की क्या बात है? इन्हें खौफ किस बात का है? इन्हें डर और खौफ किस बात का है? फिर जुडिशियल कमीशन हकायक बताएगा ना, सच बताएगा ना, और वो जो कुछ भी है चीजें सारी सामने आ जाएंगी। और आइंदा, और ये देखिए एक लिहाज से तो बेहतर है कि अगर आप उस मामले को छोड़ एक हायर है, एक जनरल रैंक के मामले में आप जाने लगे हैं, डीजी आईएसआई को छेड़ेंगे, तो फिर वो पिछले 2.5 सालों से जो इस मुल्क के साथ हो रहा है तो आप इसलिए सपोर्ट करते हैं ना। अच्छा सर, जो फिर कोई अर्थ नहीं है। अज़हर सिद्दीक साहब, आप इतने आप फिक्रमंद ना हो। ये जो आप लोगों ने अता तारड़ साहब की और बाकी वकीलों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन के आपने ये सोचा कि अब आपको इस मामले को ये नहीं समझना चाहिए कि फ़ौज का अंदरूनी मामला है और ये जो है अब आप लोग का मामला बन गया और इसके ऊपर आप लोग जाहिर सी बात है चाहते हैं कि जी इसका एक ओपन कोर्ट ट्रायल हो। सर इसके ऊपर मैं 3 रिएक्शंस आपको बताना चाहती हूँ। एक रिएक्शन जो कि टॉप सिक्योरिटी जराए से आ रहा है और एक रिएक्शन, क्योंकि आपने जिक्र किया अता तारड़ साहब का, तो एक रिएक्शन उनकी तरफ से भी आया है। मैं अता साहब का रिएक्शन पहले आपको बता देती हूँ क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं हमारे शोज़ में। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा फ़ौज के मामलात में मुदाखलत है। जो टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की तरफ से, ज़राए की तरफ से जो ये बयान आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है आपके इस मुतालबे के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि जनरल फैज़ हमीद का जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में होगा या नहीं होगा। हाँ, ये वो ज़रूर कह रहे हैं कि अगर इस मामले में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर इमरान खान साहब के हवाले से कोई ट्रायल हुआ तो वो लाजमी तौर पर जो है वो ओपन कोर्ट होगा। देखिए,
बात बड़ी वाज़ेह है, शायद हम भूल गए हैं। जी। एक तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है कि पाकिस्तान के कानून आइन के अंदर आर्टिकल 10 नहीं है, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हुँ, यानी 2017 से लेकर 2024 तक का सफर रहा, तो हुँ, क्या हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी? क्या हुँ, डिटेलें नहीं थी? जो इतना अरसा खामोशी रही? हुँ, नहीं, आप खुद बताएँ ना कि ये 7 साल या 8 साल आप खामोश रहे हैं सारे मसले में। ऐसा क्या मामला आ गया कि जब इमरान खान के केसेस खत्म हो रहे हैं, तो उस वक़्त जनरल फैज़ हमीद याद आ गए हैं। यानी और जनरल फैज़ हमीद तो फिर याद अगर आना चाहिए था ना, तो फिर सुने, फिर एक हुँ, काम करें, मैं नहीं कह रहा ये, 2018 में हुकूमत आई थी, 2019 अप्रैल में ख्वाजा असद ने कहा है कि जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा साहब के हवाले से आएँ, फिर ज़रा वो भी शुरू हो, फिर वही नहीं शुरू हो खत्म होता। मुल्क से बाहर जैसे नवाज शरीफ गए हैं, फिर वो भी सारा कुछ सामने आए। फिर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के बारे में जिस तरह के इल्ज़ामात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लगाती है, फिर वो सारा करे ना, फिर इसको हुँ। रिस्ट्रिक्ट कितना क्यों कर रहे हैं? फिर जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद के बारे में ये सारी चीज़ें मंतकीय जानकारी लेके जाएँ, हमें तो बड़ी खुशी होगी कि इस बात से पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है, क्या इंटरवेंशन है। ये तो नहीं करना चाहते। इन्होंने तो ये तो ठीक है सर। हमेशा से सोच रहे हैं, और ये कब चाहेंगे? ये तब चाहेंगे ना, जब इन्हें तो पता है कि प्लेट में रखकर हुकूमतें मिल जाती हैं, हुँ। फॉर्म 45 और 47 से, ना वोट जीते हुए भी तब भी आ जाते हैं, ना सही। कोई फेयरनेस की बातें हैं। अगर इतना फेयरनेस का ख्याल है ना इनको, और जहाँ तक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ज़राए के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो डीजीआई, एसपीआर की तरफ से जब कोई प्रेस रिलीज़ या कोई ऐसी प्रेशर आएगा, तब देख लेंगे। बाकी वो ज़राए अपनी जगह, ज़राए ठीक आपको भी है। पता है, हमें भी अज़हर पता है। सिद्दीक़ साहब, आपने इतनी बातें सुना दी हैं ना नून लीग को। राजा साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। राजा साहब, मैं अब आपको क्या सुनाऊँ? मैं सिर्फ सवाल ही आपको बता सकती हूँ और आप मेरा सवाल ही सुन लीजिए। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो कितनी दूर तक जाएगी बात? ये जो मुतालबा है इमरान खान साहब का, कानूनी तौर पर क्या ये मुमकिन है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं मुतालबा? जी सर। जी, इतनी ना बढ़ा पा कि ये दामा की हकायत आपने कहा दूर तक जाएगी, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे कबा देख। ये कह रहे हैं कि प्लेट में मिली हुई, तो आपने क्या कोई फरहाद की तरह तेशे से नहर खोदी थी और फिर उसके बाद हुकूमत मिली थी? अपना कुछ ज़्यादा माजी बैद नहीं है, माजी करीब की बात है। जहाँ तक कानून का ताल्लुक है, बड़ा वाज़ेह है। जिस आर्टिकल 10 का आपने राइट टू फेयर ट्रायल का हवाला दिया, वही उसी आइन के तहत जो है वो आर्मी कोर्ट्स भी हैं। और आप देखें जिन ममालिक की आप मिसालें देते हैं कि जी वो अमेरिका जो है वो बड़ा जमहूरियत का चैम्पियन है और इंसानी हकूक का, तो अभी चंद दिन पहले बरतानिया में फसाद हुए, तो एक गलत खबर किसी बंदे ने दी थी, कल उसको उन्होंने राब्ता करके तो उसे गिरफ्तार करा जी दिया जी है, जी, फेक एक न्यूज़ दूसरे मुल्क में बैठा हुआ, और आप यहाँ पर खुल खेल रहे हैं, जो जिसकी मर्जी आए, जो तस्वीरें लगा के और लिख रहा है जी ये हो गया वो हो गया। तो ये बातें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से होंगी, बिल्कुल शायद ओपन कोर्ट में भी होंगी, जब वो रेलेवेंट क्वार्टर आएगा जहां पे ओपन कोर्ट की जरूरत पेश आएगी। अभी तो आप ये फौज का मामला है, आप कल तक कह रहे थे फौज का अंदरूनी मामला है, और ये भी याद रखें कि ये 7 साल तक अटका नहीं रहा, ये तब सामने आया जब दो इसमें डेट्रीमेंट्स हैं, दो वो डिटर्मिनेंट्स हैं जिन्होंने तयन किया। एक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्हें टॉप सिटी के मालिकों के रेलेवेंट फोरम पे जाएं, तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से आए और फिर तहकीकात का आगाज आया, तो फिर वो बात तो जाहिर है दूर तक जाएगी, जैसे अभी बेनिश साहबा ने कहा। उसके बाद क्या हुआ कि जब दूसरा डिटर्मिनेंट क्या है कि जब इस्लामाबाद वाले दफ्तर से जो हार्ड डिस्क और मोबाइल और दीगर चीजें आई जिन्होंने इस लिंकेज को आश्कार किया जिसके खौफ से अब जो है लर्जा तारी है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि 8 साल, जब भी एविडेंस कोई सामने आता है तो उसके बाद होता है। तो ये जितना मैं तो लेमैन हूं, मैं इन चीजों का प्रीवी नहीं हूं, लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं, जो अंदाजा लगा सकते हैं वो यही है कि ये सारा जोशो खरोश झाग की तरह बैठ जाएगा जब, और ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी जब मिलिट्री कोर्ट में होगा तो बड़ी बदनामी होगी मुल्क की, वज़ीर आज़म का ट्रायल होगा। तो ये कौन सी अचंभे की बात है या नई बात है
जहाँ वज़ीर आज़म फांसी लगे और उसके बाद भी मुल्क चलता रहा, वज़ीर आज़म को जहाज़ की सीटों से बांध कर जो है वो ले जाया गया, तो तब भी तो, और वो खानगी दाखिली सियासी मामलात थे। इसमें तो बहुत सी ऐसी साजिशें हैं जिसमें फौज की म्यूटनी तक की तरफ इशारा किया जा रहा है, और उसके अंदर जब मिलिट्री कनेक्शंस होंगे तो उसमें कानून और आइन इजाज़त देता है, और ये होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इसमें आइन की और कोई चीज़ आड़े नहीं आएगी इसमें, ये मैं वसूख से कह सकता हूँ आपको। जी नादिर कबूल साहब, ये जो इमरान खान साहब का एक नई फरमाइश आई है या नई ख्वाहिश आई है, जो भी कह लीजिए, इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खान साहब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती है, क्योंकि उनको पता है कि खान साहब इस वक्त जेल के अंदर है और वो ऐसी कोई पोजीशन में नहीं है कि उनके बारे में ज़्यादा सोचा जाए। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए सोच रही है। परसों भी मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ था, उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी इनाग्रेट किया, जिसके तहत फ्री कैंसर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दी जाएगी कराची के जिना अस्पताल में। बिजली के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, बिजली का सोच रहे हैं, सोलर पैनल्स लाने का सोच रहे हैं हम, हॉस्पिटल सिस्टम्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतरी की तरफ लाने का सोच रहे हैं। बाकी मेरे से पहले जो दोनों भाइयों ने गुफ्तगू की, और आपने भी बहुत अच्छा सा पॉइंट रेज किया, जो अता तार साहब ने भी और सिक्योरिटी फोर्सेस की भी एक आला कैरिंग ऑफिसर ने बोला है कि खान साहब की इस वक्त कोई ऐसी पोजीशन नहीं है और उनको फ़िलहाल अपनी एक्ट्स का और अपने एक्शंस का सोचना चाहिए और अपने फ्यूचर का सोचना चाहिए, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है वो जनरल फैज़ के अरेस्ट से बहुत क्लोजली लिंक्ड है। और इस तरह के शवाहिद आ रहे हैं सामने कि एक पूरा नेक्सस बना हुआ था, खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर, जनरल फैज़ एज DG ISI एंड अदलिया के कुछ लोगों के भी नाम आ रहे हैं कि इन्होंने किस तरह से प्लान किया था कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन ही ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद खान साहब को एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू हयात शायद प्रेसिडेंट बनाने की बातें थी। अब कुछ दोस्त ये भी कह रहे हैं कि खान साहब was himself being used by General Faiz because he was over ambitious and General Faiz व्लादिमीर पुतिन वाला शायद कोई मॉडल लाना चाह रहे थे, जिस तरह व्लादिमीर पुतिन was also, आपको पता है कि वो वहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसीज के एक ऑफिसर होते थे, और आज जब से एटलीस्ट मुझे मेरी ज़िंदगी में याद है वो प्रेसिडेंट बन के बैठे हुए हैं रशिया के, तो शायद जनरल फैज़ की भी कुछ इस तरह के एस्पिरेशंस थे और व्लादिमीर पुतिन उनका रोल मॉडल था। बाकी कुछ आने वाले दिनों में आई एम श्योर, जो आपने एक बात की थी जो आपके सोर्स ने बताई है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के या सिक्योरिटी फोर्सेस के आला ओहदेदार कह रहे हैं कि खान साहब का अगर ट्रायल होगा तो वो शायद ओपन कोर्ट होगा, तब देखने में मज़ा आएगा कि खान साहब की जो ये जो गुजारिश बोलूँ या एक ख्वाब बोलूँ कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो जब उनके ट्रायल होगा तो क्या वो इतने ही इस चीज़ की हद में रहेंगे? नादिर, आपका जो रिस्पांस और पीपल्स पार्टी का रिस्पांस जो आपके थ्रू मुझे मिल रहा है वो बड़ा ही चिल्ड आउट, बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही आम ज़बान में से कहते हैं ना ठंडा रिस्पांस है। मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने आज के आज ही जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर है उनसे मदद मांगी है कि भाई पाकिस्तान में जमहूरियत ठीक नहीं है, आप मदद करें। आप तो कह रहे हैं कि जी हम उनकी बातों पर गौर नहीं करते, अगर बरतानिया के वज़ीर आज़म ने गौर कर लिया तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा सर। देखें, जाहिर सी बात है, जब एक शख्स डूब रहा होता है समुंदर के अंदर तो वो हाथ तो उठाएगा ना अपना कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अब कोई बहुत ही बहादुर शख्स, या मैं सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, कोई बहुत ही स्टूपिड किस्म का इंसान होगा जो बीच समुंदर में छलांग लगाएगा एक डूबते हुए शख्स को बचाने के लिए। इस वक्त आई डोंट थिंक एनीबडी इज इवन ट्राइंग टू हेल्प खान साहब, बिकॉज खान साहब इज सुसाइडल कामकाजी मिशन पे निकले हुए हैं। वो जब भी वो कोई बयान निकालते हैं वो अपना और मजीद नुकसान करते हैं, अपने खिलाफ मजीद चार्जशीट तो आपको ये लगता है कि जो जनरल फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा इमरान खान साहब कर रहे हैं, ये मुतालबा उन्हीं के खिलाफ जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिकॉज अभी तो खान साहब जेल से बातें कर रहे हैं और थ्रू मीडिया पर्सन से उनकी इंटरेक्शंस होती हैं या और सोर्सेज के थ्रू या अपने पार्टी के कुछ लीडरान के थ्रू इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। जब उनकी सारी चार्जशीट, जब चिट्ठा खुलेगा और आवाम के सामने रखा जाएगा कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को डिरेल करने की कोशिश की और अपने आप को एक डिक्टेटर के तौर पे लाने की कोशिश की, और जो दीगर उनके जो इश्यूज हैं ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर, जो उनकी वाइफ की करप्शन है, वो जब सामने आएगी तो फिर पता चल जाएगा खान साहब को कि ओपन ट्रायल की जो इनका जो मुतालबा था वो किस तरह उनको बैक स्टेप करने के लिए आए सामने। अच्छा, बहुत सी ऐसी बातें थी, मैं अपने पैनलिस्ट को बताऊंगी कि मैंने सोचा था कि भाई अजहर सिद्दीक साहब हैं, आप लोग हैं, माशाल्लाह सारे बोलने वाले हैं, तो ये बातें होंगी नहीं।
लेकिन पीपल्स पार्टी का रिस्पांस देख करके मैं मजबूर हो गई हूँ कि मुझे अब वो बातें करनी पड़ेंगी। तो आप सब लोगों ने हौसला रखना है, क्योंकि जो आज इमरान खान साहब ने बातें की हैं ना सहाफ़ियों से, अब वो मैं बारी बारी आप सब लोग के सामने रखूंगी। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम इस बात पर ज़रूर चर्चा करेंगे सदीक साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कि इस बात पर हम ज़रूर बात करेंगे कि भाई बरतानिया से मदद मांग रहे हैं, बरतानवी वज़ीर आज़म से इमरान खान साहब मदद मांग रहे हैं, बरतानिया में वहाँ पे राइट्स होते हैं, वहाँ पे दंगे फसाद होते हैं, 1000+ लोगों को अंडर अरेस्ट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ वहां पर माहौल खराब करने के लिए, एक फेक न्यूज के चलते। पाकिस्तान के अंदर जो है उसकी कड़ियां मिलती है और पाकिस्तान से भी एक शख्स को उठाया जाता है। लेकिन यहां पर 9 मई वाले आजाद, और इतने आजाद जमहूरियत का ये लेवल है कि 9 मई वालों की तो अपेरेंटली हुकूमतें बन गई, लेकिन फिर भी यहां पर जमहूरियत का मसला हो रहा है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसका जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। राजा कमर साहब हैं मेरे साथ, अज़र सदीक साहब हैं एंड नादिर कबूल साहब हैं। अज़र सदीक साहब, आप कैसे खुश होंगे? कितनी जमहूरियत आपको चाहिए? अच्छा, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से बिठाए थे या पाकिस्तान तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान से? मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान से या एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं। जुबान मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे साबित हुई। चले नून लीग का तो वजह ये ओढ़ना बिछोड़ना, जियाउल्लाह के जो बाप था रूहानी इंसान, उनसे लेकर अब तक हमेशा से ओढ़ना बिछोड़ना तो एस्टैब्लिशमेंट रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट कभी हीरो रही हो, ये मेरे लिए एक नई और अनोखी बात है। और मुझे दुख और अफसोस हो रहा है कि एक दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा साथ दिया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के लिए, कि वो उन्होंने की एक बड़ी लंबी एक तवील जदोजहद थी इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट और ताकतवर हल्कों के खिलाफ। लेकिन आप खसो खशात की तरह ये बह जाएंगे, ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ और जंबे की बात इसलिए नहीं है कि इक़्तिदार जरूरी है, मुल्क जरूरी नहीं है। अभी आपने 2-3 बातें बड़ी जबरदस्त कही। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी चलते हैं, अभी यही पाकिस्तान के मौजूदा हालात लेके चले, यूं कर लें आप अपने चैनल पे कोई 3 इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो पूरी दुनिया में कवरेज कर रहे हैं उनको बिठा लीजिएगा। वो आपको बता देंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या फसाइयत है। यानी आप खुदारा पाकिस्तान का बरतानिया के साथ मुआवजा कर रही है। मैं 9 महीने रह गया बरतानिया से, जिस तरह आजादी है वहां पर, मैं गुफ्तगू करनी थी, जिस तरह मैंने बात करनी थी, एहतजाज मुजाहरे, इस तरह नहीं है रातों रात उठा के ले जाएं, इस तरह नहीं है डिटेंशन ऑर्डर आ जाएं, इस तरह नहीं है एक केस से छोड़े दूसरे केस में पकड़ लें, इस तरह नहीं है कि 9 मई के चक्कर में आप पूरे लोगों को बंद करके रख दें। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको। आप यानी बातें तो हम बड़ी कर देते हैं, आप प्यार मोहब्बत इन्हीं बातों में खुद फंस जाते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त बात थी। ये जो बात है ना, अब यहाँ जो फेक न्यूज एस्टैब्लिश हुई, कैसे एस्टैब्लिश हुई कि वो जो दिखाए गए ना लोग, बताया गया मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं थे। उन्होंने पहले अपनी एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन साबित करके कि ये फेक न्यूज थी, और उसके बाद फिर देखे उन्होंने, हम तो साथ है इस मामले में, हम तो कह रहे हैं कि आप पहले एक डिटर्मिनेशन तो कर लें कि कौन सी फेक न्यूज है या कौन सी फेक न्यूज नहीं है। अभी तक तो कोई एक फेक न्यूज तो कर नहीं सके। अभी तक बता दें, जिस तरह बरतानिया के अंदर डेफर्मेशन में जुर्माने हुए हैं, लोगों को माफिया मांगनी पड़ी है, जरा पाकिस्तान के अंदर बता दें वजह क्या है। मुझे थोड़ी सी अज़र सदीक साहब आपसे रहनुमाई चाहिए। मैं ज़रा चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ज़रा मुझे समझाएं या एक्सप्लेन करें। मशवरा ही कह लें आप एक तरह का। इमरान खान साहब ने ना आज इंटरव्यू में ये कहा है कि वो 1 साल से सिर्फ 7 फुट चौड़ी और 8 फुट लंबी मौत की काल कोठरी में कैद हैं। ये इमरान खान साहब सही कह रहे हैं? ये फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आता है कि नहीं आता? क्योंकि हमने तो उनकी पूरी तस्वीरें सब कुछ देख लिया, कूलर भी देख लिया, अब तो खैर माशाल्लाह उनको फ्रिज में मिल गया है जब से उनकी तबीयत खराब हो रही थी गर्म खाना खा के। सर 7 बाय 8 फुट की जो जेल है सर। हाँ जी सर मैं खुद जेल में रह के आया हूँ। ये मैं आपको थोड़ा सा पोर्ट्रे कर देता हूँ। एक बड़ा एक बैरक है, उसके अंदर सेल होते हैं छोटे छोटे, जैसे आपने देखा हो कि वो बड़े बैरक में 4 सेल उस तरफ से 4 सेल इस तरफ से, वो एक सेल के अंदर इमरान खान को रखा है, वो 7 बाई 8 का है। और जरा वाशरूम खुला हुआ किसने कहा? चले मैं बता देता हूँ। अभी सुबह लगी हुई है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद दरखास्त। मैंने कहा मुझे इजाजत दी जाए कि इमरान खान को दी जाने वाली सहूलियात, अच्छा किया आपने छेड़ दिया। ये प्रिजन एक्ट शायद पढ़ा नहीं है। इमरान खान इस वक्त अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, सजा याफ्ता कह 2 में बच्चा, 2 में उनकी जमानत हो चुकी है, सस्पेंशन, और 2 में बरियत हो चुकी है। इस वक्त तोशा खाना का केस अभी ट्रायल उसका चलना, और उसके अंदर है जो अंडर ट्रायल भी नहीं है।
फिर आप आ जाए प्रिजन रूल। मेरे से एक एक रूल सुन लीजिएगा। जो खाना मिल रहा है वो रूल के मुताबिक मिल रहा है, पैसे दे के ले रहे हैं। आप जो बातें कर, यानी उससे आगे आ जाए, को खेल खेलने के लिए पूरा ग्राउंड देना है आपने, पूरी सहूलियत दे रहे हैं, एक मशीन दे के बड़ा एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। फिर आप आगे आ जाएं, फिर आप शायद पढ़ा नहीं है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ लें, ICCPR पढ़ लें, नेल्सन मंडेला रूल्स पढ़ लें, कायरो डिक्लेरेशन पढ़ लें। ये मेरे सारे अडयाला जेल के सारे कैदियों को सर ये सब कुछ मिल रहा है। बिल देखिए, मेरी बात सुने, मैंने सारे कैदियों के लिए आवाज भी उठाई है, ये बात ये नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आपका, अगर आप जो आपने कवानीन के तहत जो सहूलियत दी अगर नहीं दे रहे तो फिर क्या है? इमरान खान को एक भी कानून से हट के सहूलियत नहीं मिल रही है। ये तो सिर्फ झूठ और फ्रॉड और फरेब की बातें हो रही हैं कि जनाब कोई सहूलत ऐसे मिल रही है। कोई सहूलत ऐसी नहीं है। चैलेंज कर रहा हूँ, इसमें बता दे कौन आ जाए मेरे साथ, आज यहाँ पर मैच चलते हैं। ठीक है सर। अच्छा अजहर साहब ना जज्बाती ना होए, अभी आपने माशाल्लाह मेरे साथ बहुत शोज करने हैं। अच्छा ठंडे सर ठंडे नहीं तो फिर आपको भी फ्रिज का ठंडा पानी पिलाएं, थोड़ा सा जरा कूल डाउन हो जाए। राजा साहब आपने कौन सी ऐसी सहूलत दी है भाई? यासर सदीक साहब क्या कह रहे हैं, कौन सी आपने ऐसी सहूलत दी है? तस्वीरें आप लोगों ने टीवी पर ऐसे चलवाई जैसे पता नहीं आपने दूध और शहद की नहरें बहा दी हो इमरान खान साहब के लिए। और साथ ही एक और चीज जोड़ लीजिए, इमरान खान साहब ने आज ये भी फरमाया है कि जो 9 मई है वो कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं था, ये एक लोकल मसला है। तो मतलब ये तो एक SHO लेवल का मसला उन्होंने बना दिया भाई, इसके ऊपर हुकूमत बिल्कुल चुप है। नहीं, ये तो बिल्कुल एक छोटा सा लोकल मसला था। 2 हमसायों की लड़ाई हुई, एक ने कुछ उसकी तो गली में फेंका, कोई दूसरा सा। तो इस किस्म के मसाइल तो यूनियन काउंसिल की मसालती कमेटी में हल हो जाते हैं। ये कौन सा उन्होंने कोई मुल्क की जो सबसे मुकद्दस चीजें होती हैं, शोहदा की यादगारें, वो उनको तबाह किया हो? ये कौन सा कोई कोर कमांडर हाउस छोटा सा एक वही तो जला है, और वो कायदे आजम से तो वैसे ही निस्बत थी उनकी, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हाउस थोड़े जला है। मतलब आप ये सारी बातें, आप लोकल मकामी छोटे छोटे अज़दवाजी मसाइल थे तो उस पर कुछ हो गया, और ये एक तो ये हो गया। दूसरा, आप चाहे जितना भी झटके दे दे कि आप बात करें, हकायक तब्दील नहीं होते। सिर्फ एक बात को मैं कहूँ कि कहाँ पे ये पैसे दे के ये खुराक, हाँ वो जो नेटवर्क पकड़ा गया है उसको अगर कोई पैसे दे रहा था तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहाँ पे पैसे डिपॉजिट करा के तो ये जो बकरे का गोश्त और देसी मुर्ग खाया जा रहा है, ये अगर किसी जगह पे सरकारी खजाने में जेल के महकमे में पैसे जमा कराए हैं तो वो भी बयान कर दें, बता दें। जेल रूल्स जो हैं वो हम देख के आए हैं, 8/10 का सजाए मौत वाली कोठड़ी होती है, 7/8 का तो शायद कोई जेल में सेल नहीं है इस साइज का, लेकिन हम उसे सेकंड नहीं कर रहे। लेकिन बात तो सिर्फ इतनी है कि जेल का जितने इन्होंने नेल्सन मंडेला से लेकर हवाले दिए, कहाँ नेल्सन मंडेला को एक्सरसाइज की मशीन मिली हुई थी, या बकरे का गोश्त मिलता था, या देसी घी जो है वो अफ्रीका की जंगली भैंसों का जो है वो तैयार होके लेके जाते थे। तो ये सारे किस्से कहानी महज एक बात को मलफूफ करके और जोर और शोर से कह के और वो बात करके और उससे हकायक तो तब्दील नहीं होते, हकायक तो वही रहेंगे जो थे। और जैसे मैंने पहले कहा, जो आपने नहर खोदी थी या सहरा अबूर करके तो आए थे हुकूमत लेने के लिए बड़े जमहूरियत पे, या आज तो यूं पता चल रहा है जैसे कोई मतलब हमने कहीं किसी बहुत बड़े कॉमरेड से मुखातब है। मैं बिल्कुल अजहर सदीक साहब की रिस्पेक्ट से, इनके सियासी प्रोफाइल से, इनकी शख्सियत से बखूबी आगाह भी हूँ, और इनका ज़ाती तौर पे बहुत एहतराम भी है, और मैं माजरत भी चाहता हूँ। ये जो बातें ये तो हम ओवरऑल नेशनल जो है होराइजन पे वाक़यात कर रहे हैं, कोई पर्सनल बात नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें जितनी इन्होंने कही हैं ये सारी कौन है जिसे स्टेडियम जेल में कभी मुयस्सर वैसे नॉर्मली मैं पूछना चाह रही हूँ, आप भी तो जेल गए थे, आप तो बड़े अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल में जेल गए थे। आपकी जेल कितने थी? 7/8, 6/8, कौन सी थी जेल आपकी? जी हम अंडर ट्रायल थे, हमें सजाए मौत की जो चक्की जिसको बोलते, ये तो नए कमरे हैं, बड़े जबरदस्त किस्म का दालान है, इसमें वॉक की बड़ी जगह है, सब कुछ है। तो वो सजाए मौत की जो चक्की जिसे असल पुरानी जेल में जहाँ पे गाजी इलमदीन या फैज भी रहे थे उसी कैंप जेल में, तो वो वाली थी। हमने तो कभी बाहर आके कभी ये किस्से नहीं बयान किए, शायद खाकान अब्बासी रह के आए, और मैं तो इलेक्शन के वक्त जो है वो उस वक्त जिस्मानी रिमांड पे था।
यही नैब था। उस वक्त तो कोई जमहूरियत पसंद को किसी को याद नहीं आई। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सड़क पे थे, किसी को जमहूरियत पसंद को ना राइट विंग को ना लेफ्ट विंग को इंसानी हकूक याद आए या किसी और चीज़ें। तो ये आज जो है इसके पीछे जो एतमाद था वो अब टूट गया। ये वही एतमाद था कि शायद यू हो जाएगा और ये हो जाएगा, वो ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका, पकड़ा गया है। तो ये सारी राइट। नादिर कबूल साहब, मेरा सवाल आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप लोगों के जो इश्यूज हैं नून लीग के साथ और हुकूमत के साथ, क्या वो रिजॉल्व हो गए हैं? क्योंकि आज मुझे सुनने में आया कि मुलाकात भी हो रही है शहबाज शरीफ साहब की बिलावल भुट्टो के साथ, विच इज़ ही इज़ मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो और आज बल्कि एक तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने बोला, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भैया आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, ये मिल करके आवाम को रिलीफ देने का वक्त है। और दिस इज़ राइटली सेड, बजाय इसके कि आप सब लोग मिल करके आवाम को रिलीफ दें, आप लोग तो आपस की लड़ाई में पड़ गए। बिल्कुल जी, अनफॉर्चुनेट है। असल में ये शुरू उसी तकरीब से हुआ जिसका मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ। परसों बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कराची में एक स्टेट ऑफ द आर्ट साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी इनॉग्रेट किया है जिना हॉस्पिटल में, जिसके तहत फ्री कैंसर पेशेंट्स को इलाज मिलेगा, और ऑलरेडी NICVD का जिक्र किया। और फिर उसके बाद उन्होंने पेशकश की शहबाज शरीफ साहब को भी और मरियम नवाज साहिबा को भी कि हम भी आपको सिखा सकते हैं कि किस तरह आवाम को ये हेल्थ केयर के सेक्टर में इस तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज दे सकते हैं। तो आई थिंक ये खबर शायद पहुंच गई मरियम नवाज साहिबा के पास, और उन्होंने कुछ नेगेटिव बातें की पीपल्स पार्टी के बारे में और एलिगेशंस रेज की। तो वहाँ से बेसिकली मामला थोड़ा सा सीरियस हुआ, जिसके बाद बिलावल साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया कि बेहतर है कि अगर ये आपस में जो मसले हैं इनको रिजॉल्व कर लिया जाए। और शहबाज शरीफ साहब भी आई एम श्योर वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वन ऑफ इट्स बिगेस्ट सपोर्टर्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनके बगैर गवर्नमेंट चला सकने की आई थिंक पोजीशन में वो नहीं है। तो वो उनकी भी ख्वाहिश है कि ये इशू फौरन रिजॉल्व कर लिया जाए, इससे पहले ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम बिगाड़ें गवर्नमेंट के साथ, हम तो चाहते हैं और हमने वोट भी शहबाज शरीफ साहब को दे दिया बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज हैं वो इतने बड़े हैं, वो हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बड़े इश्यूज हैं। पाकिस्तान जो है वो हमसे बड़ा है, पाकिस्तान की जो फिलोसफी आइडियोलॉजी है वो किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो से बड़ी है। तो हम कभी भी पाकिस्तान की सैंक्टिटी को और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने के हक में नहीं होंगे। इसलिए हमने ये आज बिलावल साहब जाके इंशाल्लाह मिले शहबाज शरीफ साहब से और ये इश्यूज रिजॉल्व कर लेंगे ताकि फिर मजीद डेवलपमेंट की तरफ फोकस किया जाए। और अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि आप लोगों से जो पंजाब में 14 रुपए रिलीफ दिया है पंजाब हुकूमत ने बिजली के बिल्स के अंदर आवाम को, अभी वो हजम नहीं हो पा रहा, वो एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। उसको लेकर के यही सारी आप लोग की आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी, लड़ाइयाँ चल रही थी, तंज एक दूसरे को किए जा रहे थे। आज मरीम नवाज ने एक और रिलीफ दे दिया है और इस हवाले से जाहिर सी बात है अपना घर एक जो स्कीम है, अपना छत अपना घर अपनी छत की जो स्कीम है उसकी बाकायदा तौर पर उन्होंने फैसिलिटेशन जो है पंजाब की आवाम को जो है वो दी है। तो पता नहीं अब इसके ऊपर आप लोग क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें नादिर कबूल साहब आपको पीपल्स पार्टी को अंडरस्टैंड करनी चाहिए क्योंकि जमहूरियत 18वीं तरमीम ये सब कुछ आपने बनाया, आप ही हमें पढ़ाते हैं इस बारे में कि ये तमाम चीज़ें जो कि पंजाब में हो रही हैं ये पंजाब हुकूमत कर रही है। सर तो आप भी थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करें ना, विल पैदा करें और अपनी हुकूमत को जो भी आपका फंड आ रहा है सिंध गवर्नमेंट का उसको आवाम की फलाह बहबूद के लिए लगा दें। बहुत अच्छा सवाल आपने रेज किया और मुझे मौका दिया बताने के लिए कि ये कोई पंजाब हुकूमत ने कोई पहल नहीं की। इसमें हमने आज से 2 साल पहले बेनज़ीर हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर चुके हैं जिसके तहत 2 लाख लो कॉस्ट होम्स जो लो इनकम फैमिलीज है उनको फराहम करने का ऑलरेडी शुरू हो चुका है प्रोसेस। लैंड टाइटल्स भी हम खवातीन के हाथ में दे रहे हैं ताकि खुदा न खास्ता बाद में जब ये घर बन जाएं तो घर के जो मर्द हैं वो खवातीन को शायद महरूम ना रखें इन घरों से। तो हमने तो 2 साल पहले ही शुरू कर लिया। तो आप प्लीज़ थोड़ा अपडेट करें अपने नॉलेज को। और जो बिजली की भी बात है ये तो सिर्फ 14 रुपए फी यूनिट, वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए कम कर रहे हैं। हम तो पूरा एक प्लान बना के बैठे हुए और इंशाल्लाह विदिन 1 मंथ। अरे नादिर भाई जो पाकिस्तानियों के और पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, आप 2 महीने की बात कर रहे हैं, 2 दिन का रिलीफ मिल जाए तो कोई नहीं छोड़ेगा। मैं आपके बारे में अब मैं आपके बारे में आपको बता दूं, मैं आपको एक और चीज बता दूं, सोलर भी दे रहे हैं। परमानेंट रिलीफ की बात कर रहे हैं जी, परमानेंट रिलीफ की बात, लेकिन फौरी तौर पे देना सर। परमानेंट रिलीफ जो पंजाब में मिल रहा है वो सोलर दे रहे हैं।
प्रोक्योर करने में जाहिर सी बात है टाइम लगता है। फंड्स पूरे अरेंज कर लिए हमने। नासिर शाह हमारे मिनिस्टर एनर्जी के, उन्होंने पूरा इस पे प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। परसों भी इसके ऊपर एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। विद इन अ फ्यू वीक्स आप देखेंगे इंशाल्लाह ये पैनल्स हम देना शुरू करेंगे घरों को, गरीब घरों को जिनकी इनकम 25-30 हज़ार। मरियम नवाज साहिबा तो सिर्फ 2 महीने के लिए रिलीफ दे रही है। हम चाह रहे हैं कि ताहयात इन गरीब घरानों को रिलीफ मिले, आवाम को रिलीफ मिले, ताकि फिर 2 महीने के बाद कोई फिर वापस से आवाम के ऊपर एक बोझ नहीं आ जाए महंगाई का। क्योंकि जो अभी मुझे लगता है और मेरा डर है, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, कि अभी जो 14 रुपए फी यूनिट इन्होंने कम की है वो 45 करोड़ पंजाब हुकूमत का जो बजट है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और इसका इफेक्ट बाद में आएगा। आप चाहे इस जेब से निकालें या उस जेब से निकालें, इफेक्ट तो वही होगा। यही पैसे 45 करोड़ आवाम के हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्ट हो सकते थे, आवाम के एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट हो सकते थे, और चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट हो सकते थे, वो भी आवाम की बहबूद के लिए। इन्होंने कोई नया कोई आसमान से कोई फंड नहीं उतारा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड से इन्होंने किया है ना। इन्होंने तो इनके इसको खर्च करने की और नादिर, मुझे पता चल गया है, मुझे पता चल गया है कि मसला है, सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में। मुझे आपके जवाब से और कुछ पता चले, कुछ और समझ आए या ना आए, लेकिन ये मुझे समझ आ गई है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। हो सकता है कि आज की मुलाकात के बाद ये इश्यूज टेम्पररी तौर पर रिजॉल्व हो जाए। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भाई इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। तो भाई हम तो अजहर सदीक साहब से ये पूछेंगे, हम पीटीआई से ये पूछेंगे कि हर इंटरव्यू में पाकिस्तान की बुराइयां इमरान खान साहब करते हैं, आज दिए गए इंटरव्यू में भी बुराइयां कर रहे हैं, और इसके बावजूद वो फिर इमेज की बात करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। अजहर सदीक साहब, पता नहीं आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते, मुझे नहीं पता, क्योंकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि 9 मई को मेरे अगवा का हुक्म फौज के नंबर 1 बादशाह सुपर किंग ने दिया। अब सर ये प्रोपेगेंडा है, और फिर आप बात करते हैं जमहूरियत की, और फिर आप कहते हैं पाकिस्तान की इमेज की। आप एक तरफ इतने बड़े बड़े इल्जामात लगाते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी मेरे साथ कुछ हो गया तो भाई पाकिस्तान की इमेज को जो है वो बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो ये जो आप बयानात दे रहे हैं, इससे पाकिस्तान की इमेज को नुकसान नहीं पहुंचेगा? अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, अभी तक आपने किसी बाहर के अखबार में ये कोई आया कि इमरान खान के बयान ने पाकिस्तान की इमेज को नुकसान भेजा? अभी तो मैं सुन रहा था सारे मफरूजों पे, कमर इस्लाम साहब मफरूजों पे बातें कर रहे थे, और मैं आपके चैनल के तरफ से चैलेंज कर रहा हूँ इनको, यानी ऐसे हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। पैसे वहां दिए हैं, जमा करवाए हैं, जाके चेक कर लें, रसीदें मौजूद है, सबूत है, रिकॉर्ड का मौजूद है, या तो फिर फैसला कर लें। अगर ये झूठ साबित हो गया तो क्या सजा होगी इस हवाले से। दूसरा, इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, यानी आप इतने बड़े बड़े बोल रहे हैं, आप जमहूरी मुल्क के रहने वाले लोग हैं, जमहूरियत में जमहूरियत को परवान चढ़ाएं, जमहूरियत को फरोग दें। ये जो डिक्टेटर का माइंड है ना, इसमें कोई शक नहीं कि जियाउल हक बाप था और वो आज तक वो चल रहा है, तो वो माइंड ऐसा बन गया हुआ है कि जेल में रह के भी इंसान नहीं सीख सकता, बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि वजह के इख्तिदार रहा है ना कि बंदे को यानी जब नैब के पास रह के देख लिया कि नैब यहाँ क्या कर रहा है। पिछले 2.5 सालों में बता दें आप, नैब ने इमरान खान के अलावा करप्शन के कितने केस पकड़े हैं, एंटी करप्शन इदारे ने क्या किया, FIA ने क्या किया, मनी लॉन्ड्रिंग के कितने केस पकड़ लिए, या पुलिस ने, जहां हालत आप देख रहे हैं, रोजाना लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बिजली का बिल कहां चला गया, अब गैस कहां चलेगी, डॉलर कहां चला गया, इस मुल्क की तबाही और बर्बादी तो लिख दी है। इमरान खान की बातें जो भी कर रहे हैं वो पूरी दुनिया उसको सुनती है, देखती है। अगर किसी को एतराज हो तो बताएं, आज तक आपने कोई ऐसी चीज सुनी है कि जहां बैठकर बाहर जाकर बैठे हो? हाँ, नवाज शरीफ के बारे में आप शायद भूल गई हैं, रोग आर्मी, वो लफ्ज आपको याद नहीं है। एसेट, मैं नहीं कहता था, इंडियन के लोग कहते थे कि नवाज शरीफ एसेट है। फिर हमने गुलभूषण यादव का केस में जाकर देखे कि नवाज शरीफ की वो स्टेटमेंट जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रिकॉर्ड का हिस्सा है। तब तो सारे खामोश थे, तब तो इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का ना हमारी एस्टैब्लिशमेंट को ख्याल आया, ना किसको ख्याल आया। यानी वो क्या होता है, आपने खुद मौके ऐसे बनाकर, हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं। ये मौका था जो मैं बात करता हूँ, मैं 5 जून 2023 से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। तो मिसाके ये डालते हैं जनाब, मिसाके मईशत में। ओ भाई, पहले तो नाजायज हुकूमत है तुम लोगों की, तुम बैठे हो जबरदस्ती। आज तक देखे ना कि पार्लियामेंट को किस तरह इस्तेमाल किया है कि इलेक्शन डिले करने थे, तारीख का इख्तियार दे दें इलेक्शन कमीशन को, अपना फायदा लेना था, 232 ऐड कर दें कि ताहियात नाल ही खत्म हो जाए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मर्जी के फैसले नहीं हो रहे थे तो जनाब उसमें तरमीम करके रिटायर्ड जजेस ले आए।
फिर मखसूस नशिस्तें इनको मिल रही हैं और कोर्टों के फैसले हैं उसमें भी तरमीम करके अपनी मर्जी का तोजी निकाले। पूरी दुनिया में जंग असाई हुई है। खुदारा इस मामले को अगर वाकई आप इंटरेस्टेड है ना, तो जो वोट को इस दो का जो नारा लगाया था ना, वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, आते भी बाहर निकलते। लेकिन नहीं, वजह क्या है? वजह क्या? हमने पाकिस्तान में जमहूरियत के मानी ही बदल दिए हैं। हमने असल में आप क्यों नहीं कहते कि भाई यार इसकी बजाय आप इलेक्शन क्यों कराते हैं? खुदारा आपने सोच लिया, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। जावेद लतीफ वगैरह सब क्या कह रहे हैं कि पैसे दे के सारे सीटें ली हैं, चुप करके बोलियां लगाएं इस मुल्क में पार्लियामान की, जो पैसे ज्यादा आ जाए वो सीट लेकर आ जाए। और क्या रह गया यहाँ पर इस मुल्क में? यानी यहाँ तो बताए ना कि इस मुल्क के अंदर जो वोट डाल रहा है, यानी हमें सिखा रहे हैं वो भाई 20 साल की जद्दोजहद के बाद 2017 में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर पूरी दुनिया में माना जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक सबसे बड़ी पार्टी है। और ये बता रहे हैं कि जनाब वो अगर लेकर आए थे 2018 के अंदर, तो 8 महीने बाद जनरल फैज और जनरल बाजवा साहब ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे थे? वो रह गया, फिर एक्सटेंशन देना, सारी बातें ये ना मेरे से मत बुलाइएगा। मैं तो बड़ी सख्त मुझे ये बात समझ आ गई, लेकिन मिलिट्री कोर्ट ले जाने से इमरान खान को पाकिस्तान का इमेज कैसे खराब होगा? और इमरान खान का ये इल्जाम लगाने से कि वो फर्द वाहिद या एक जो पर्सनल स्पेसिफिक कैंपेन जो उनके ट्विटर अकाउंट से भी चल रही है, इमरान खान साहब इस बारे में बोलते हैं, उससे पाकिस्तान का इमेज कैसे खराब नहीं हो रहा? खराब होता है। उसकी वजह क्या है? इमरान खान इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी कोर्ट मार्शल, और सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मुल्क में सिविल अपना कोई मार्शल लगा हुआ इस मुल्क के अंदर। खुदारा बात वो करे, किस बुनियाद पर ले जाएं एक वजीर, किस बुनियाद पर ले जाएं आप? पहले बैठकर आप देखिए इसका तरीकाकार क्या होता है। अमूमन होता है कि जब दहशतगर्दी का कोई ऑफेंस लगती है, कत्ल हो गया, तो हमारी कोर्टें, सिविल कोर्टें देखती है नहीं भी इसमें फिक्र ना करें, अगर खान साहब का हुआ तो ओपन कोर्ट ट्रायल होगा और आप और मैं उसको मिलकर कवर करेंगे, टेंशन ना लें। कोई अपील नहीं होती है, ये बता दूं आपको किसने कह दिया कोर्ट मार्शल में अपीलें होती हैं? किसने कह दिया? ये तो इतना जुल्म है। यानी मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ, आप बिल्कुल जाती हुई ना 9 में अभी तक कोई एविडेंस आ सकी, कोई वीडियो फुटेज आई, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमने सारा कुछ देख लिया। आप सिविल कोर्टों के, आप सारे दहशतगर्दी की कोर्टों में ट्रायल चलाएं, ट्रायल चलाने के बाद देखें कि जनाब ऐसा कोई काम किया, फिर ले जाइएगा। आपको किसने रोका? लेकिन ये कहें कि हमने शुरू ही कोर्ट मार्शल से करना है, तो ये नहीं हो सकता। जी राजा कमरुल इस्लाम साहब, ये नहीं हो सकता कि अगर आप कहें कि जी हमने शुरू ही कोर्ट मार्शल से करना है। कितनी बेइज्जती होगी पाकिस्तान की, आपको समझाया नाज़र सदीक साहब ने। जी कुछ पाकिस्तान के इमेज का ख्याल करें। जी बिल्कुल, अजहर साहब से इत्तेफाक करने से पहले मैं छोटी सी सिर्फ इतनी ही गुजारिश करूंगा कि जनरल ज़ियाउल हक तो चलो एक जमात का बाप था या जो था, लेकिन ये 20 साल की जद्दोजहद के बाद जो फैज़ की सूरत में मिला था, उसके बाद वो भी अब मैं उस तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकता हूँ कि वो आज जनरल ज़िया तो चलो जहाज़ हवा में फटा और एक बाइज़्ज़त तरीके से दुनिया से चले गए। तो ये बुनियादी तौर पर उस अज़ियत का इजहार है। ये आप अभी मैं जो पिछले चंद मिनट में अज़हर साहब को जिस जज्बात में माशाल्लाह फसाहत और बलागत का जो इजहार देखा, तो ये वो है। लेकिन मैं इत्तेफाक इसलिए करता हूँ कि जो नेकनामी पाकिस्तान की हुई थी उस वक़्त जब एक साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना सूबाई वज़रा को कह रहा था कि आप IMF को जवाब दें कि जो IMF का पैकेज आ रहा है भाई सूबे हम इसमें अपना हिस्सा नहीं डालेंगे ताकि ये IMF पैकेज पहुंचे, तो पाकिस्तान का जो फरेरा था वो वो कैसा लहराया था खुशी से और बुलंद हुआ था जब IMF को चिट्ठियां लिखी गई थी और उसकी अंग्रेज़ी चेक की जाती थी और उसकी वो किया जाता था। फिर पाकिस्तान की इतनी बड़ी नेकनामी हुई जब बरादर इस्लामी ममालिक के तोहफे जो हैं वो दर दर जो हैं वो दुबई में और कहाँ कहाँ मार्केटों में और ग्राफ और कहाँ कहाँ भेजे गए। तो फिर इंडिया के जब सहाफ़ियों से रब्ता किया और वहाँ से मज़ामीन और उन चीज़ों का कहा गया, तो पाकिस्तान की उस वक़्त तो इज़्ज़त और सब्ज़ पासपोर्ट जो है वो अपनी बुलंदियों को छू रहा था। यादगार शोहदा, MM आलम का जहाज़, वो तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अगर जब उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया था पंजाब का और गोगी के सुपुर्द तमाम मामलात किए थे, तो उस वक़्त तो मतलब पाकिस्तान की जो नेकनामी थी वो अपनी इंतहाओं को छू रही थी। उस वक़्त तो कहीं पे यानी नहीं था। अब ये जो कहीं पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन जब ओपन ट्रायल अगर हुआ किसी का भी,
तो ये आप देखेंगे कि जो मिलिट्री के, हम तो 4 नस्लों से, फौजी खानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने कोर्ट मार्शल की दास्तानें जो हैं वो बचपन में भी सुनी है अपने बुज़ुर्गों से और अपने बड़ों से। ये अगर आप उसको इंसाफ के वो वाले तकाजे तो शायद मीट ना कर सके कि जब एक जैसे ये फॉरेन फंडिंग का केस कितने साल तक उसे लटकाई रखा गया ताखीरी हरबों से, लेकिन कोर्ट मार्शल की अगर कार्रवाई ओपन हुई तो ये कम अज कम इस गलत फहमी का खात्मा जरूर पाकिस्तान के अवाम को और सहाफ़ी बरादरी को हो जाएगा कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। वो हर चीज़ सामने आ जाएगी और दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। और पाकिस्तान की नेकनामी को अगर इन चीज़ों को कि जिन्हें मैंने गिनवाया है उन्होंने कोई असर नहीं डाला तो महला ये कोई ओपन ट्रायल जो है वो आज के लिए इतना ही। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।